नमस्कार। आप सबको फिर से एक बार एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। सभी को टीचर्स की अदालत में ये एक पहला एपिसोड है जो आज शिक्षकों के समक्ष में ये पेश है। डॉक्टर कुलभूषण शर्मा टीचर्स की अदालत में आज बहुत सारे इल्जाम डॉक्टर कुलभूषण शर्मा जी के नाम पे हैं। आज हम ये सुनेंगे। इस अदालत में आज जज साहिबा मैडम विनीता खेर, फॉर्मर डायरेक्टर दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी के। मैम आपको मेरा नमस्कार और डॉक्टर कुलभूषण शर्मा जी को सादर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। टीचर की इस अदालत में आज हमारे मेहमान जो शिक्षकों के और प्राइवेट स्कूलों के महान समर्थक माने जाते हैं, जो नीसा के प्रेसिडेंट हैं, नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट एसोसिएशन ऑफ बजट प्राइवेट स्कूल्स इन इंडिया एंड फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा के सभापति हैं। वो स्टेट प्रेसिडेंट है पैट्रियोटिक फोरम ऑफ इंडिया एंड स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट है नेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। वो काउंसिल नेशनल जनरल काउंसिल मेंबर ऑफ द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा स्टेट एजुकेशन रूल्स के रिव्यू कमेटी के भी हैं। माने जाते हैं वो महान शिक्षकों के समर्थक, शिक्षक समाज का नेतृत्व करते हैं। आज शिक्षक एक ऐसे परिस्थिति में है जो शायद उन्हीं से ही हम प्रश्न आज पूछेंगे कि जो शिक्षक जितने ही प्रोफेशंस को तैयार करती है, वो बिजनेसमैन हो या इंजीनियर हो या कोई भी डॉक्टर, जो डॉक्टर के पेशे में हो, वो सभी तमाम पदों का निर्माता शिक्षक कहलाता है। आप भी किसी न किसी सर आज जो इस मुकाम में पहुंचे हैं, इस पद में पहुंचे हैं, किसी शिक्षक के माध्यम से आपको अच्छे पढ़ाई के कारण आज इस पद पर पहुंचे हैं। लेकिन जब हम क्राइसिस की बात करें तब शिक्षक ही क्यों बलि का बकरा बनाया जाता है। कई देशों में शिक्षकों का महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाता है, वहीं हमारे देश के शिक्षकों को अगर हम पगार की बात करें, अगर 2 वक्त की रोटी की बात करें, उसके लिए वो तरसता है। बाकी सभी सेक्टरों में हर व्यक्ति इस क्राइसिस में कहीं ना कहीं अपने को संभाल लेता है, लेकिन शिक्षक प्रत्येक परिस्थिति का पहला शिकार होता है। मैं और पूरे शिक्षक समाज आप पे, आपके सामने ये आरोप है कि आपने शिक्षक समाज के लिए अभी तक सरकार के सामने कुछ भी पेश नहीं किया है, कोई भी अच्छा फरमाइश पेश नहीं किया है। क्या इस कोरोना केसेस जो आज के देश में, आज हमारे देश में 12,000 के ऊपर में है, जो रैपिड एक्टिवली वो बढ़ते जा रहे हैं, उस क्राइसिस में भी शिक्षक अपना ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है, शिक्षक अपना हर तरह की कोशिश करके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्या उसकी सही तरीके से हर चीज जो उनको एक दिनचर्या चीज मिलना चाहिए, क्या उनको नहीं मिलना चाहिए? आपके ऊपर आरोप है सर, सरकार के सामने आपने कुछ भी ऐसा चीज नहीं रखा है। आपका वक्तव्य इस प्रश्न के ऊपर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही नायक सर? यस सर। आपने ये कहा कि बहुत सारे देशों में शिक्षक को बहुत सम्मान का दर्जा दिया जाता है, जबकि भारतवर्ष इस पे सबसे अग्रणी गिना जाता था कि जहां शिक्षक का सबसे ज्यादा सम्मान था और शिक्षक को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता था। लेकिन हमारी आप बदकिस्मती कहें कि शिक्षक जिसको हम राष्ट्र गुरु की बात कहते हैं, वो राष्ट्र गुरु से आज राजगुरु की तरफ तब्दील हो गया है। और जो राष्ट्र गुरु का दर्जा एक शिक्षक का था, वो सिर्फ कहने मात्र को रह गया है। और आज शिक्षक, जैसे आपने कहा, कोरोना जैसी स्थिति में उसके ऊपर बहुत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। शिक्षक एक तरह से अपनी रोजी रोटी के लिए, अगर ये शब्द कहें तो बहुत बुरा लगता है कि शिक्षक के सामने आज रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। तो इसके पीछे अगर आप कारण देखते जाएं तो पहले हमें राष्ट्र गुरु, जैसे आपने कहा कि डॉक्टर, सैनिक, सभी के निर्माता
शिक्षक कहलाता है। जब प्रधानमंत्री भी अपने वक्तव्य देते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स देते हैं या इंटेलेक्चुअल देते हैं, तो टीचर को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। और आज शरेआम सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, हर जगह पर शिक्षक को माफिया कहा जा रहा है, उसको चीटर कहा जा रहा है, उसके ऊपर इतने इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और उनको राष्ट्र निर्माता कहने वाले, उनको सबसे सम्मानित दर्जा देने वाले हमारे पॉलिसी मेकर्स बिल्कुल शांत खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रगुरु से शिक्षक को एक तो राजगुरु में तब्दील कर दिया। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही उन्होंने तब्दील कर दिया। पहले शिक्षक राजा को मंत्रणा देता था और राजा शिक्षक की सलाह से व्यापार और अपने राज्य को कंट्रोल और दिशा देता था। आज शिक्षक को राजा सलाह देने लग गया है। ये एक बिल्कुल विपरीत परिस्थिति आ गई है। ये तो मैंने शिक्षा का एक मूल्यांकन किया कि क्यों आज शिक्षक का दर्जा कम हुआ। लेकिन जो हम पर इल्जाम आपने लगाया कि हम नीसा एक राष्ट्रीय संगठन है जो शिक्षकों की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, देश के अंतिम बच्चे की बात करता है, क्या उसने इनकी बात उठाई है या ना उठाई, हमारे पे ये इल्जाम जो लग रहा है। तो नायक सर, मैं जज महोदय भी यहाँ बैठी हैं, पहले दिन से ही नीसा का चार्टर ऑफ डिमांड, और हमने प्रधानमंत्री जी को भी लिखकर कई बार दिया, MHRD मिनिस्टर्स को दिया, शैलजा कचंद्रा जो कमेटी बनी थी उस कमेटी में दिया, कस्तूरी रंगन कमेटी में दिया कि शिक्षा का जो अगर इसकी जड़ से इसकी बुराई को समाप्त करना है तो पॉलिसी के बगैर इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। तो हमने ये कहा कि आज हमारी जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट गाइडेड है। गवर्नमेंट, जैसे मैंने कहा, गाइड कर रही है शिक्षक को और शिक्षा को। पहले शिक्षक सलाह देता था राजा को और उससे राजा अपने राज्य को दिशा निर्देश या राज्य को कंट्रोल करता था। बिल्कुल विपरीत परिस्थिति जिसका हम गुणगान रामायण और उनकी बातें करते हैं, राम युग की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि उस समय शिक्षक सलाह देता था राजा को और राजा उससे अपने राज्य को चलाता था। आज बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है। ये मुझे बात कहने से बिल्कुल संकोच नहीं कि महाभारत के काल में जो है जब द्रोणाचार्य जी आए तो वो एक राजगुरु बने और उसके बाद एक प्रथा धीरे धीरे जब अंग्रेज आए उन्होंने शिक्षा का सरकारीकरण किया और शिक्षक राष्ट्रगुरु से राजगुरु में तब्दील हो गया। और नीसा ने शुरू से ये मांग की है कि शिक्षा नीति जो है वो गवर्नमेंट फंडेड होनी चाहिए और शिक्षा का संचालन पूरी ऑटोनॉमी के साथ शिक्षक को करने देना चाहिए। अगर ये जैसे विदेशों के अंदर शिक्षा नीति जो है वो गवर्नमेंट फंडेड अगर फंडेड होती, जैसे आज गवर्नमेंट फंड कर रही है गवर्नमेंट स्कूल को, तो वहां का शिक्षक आज परेशान नहीं है। उसके आगे क्या नायक साहब रोजी रोटी का संकट है? नहीं है। लेकिन संकट किसके पास है? प्राइवेट स्कूल के टीचर के पास, बजट प्राइवेट स्कूल के टीचर के पास, लो बजट प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के पास, इवन एलीट स्कूल जो है उनके टीचर्स के आगे भी ये संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। इसको पूरा सौतेला व्यवहार करके इसको इग्नोर किया गया है। नीसा ने शुरू से अपनी ये मांग रखी हुई है और इस कोरोना क्राइसिस के समय भी हमने प्रधानमंत्री और MHRD मिनिस्टर को भी लिख कर दिया है कि 60% बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जिन पर कोई इस समय संकट नहीं है, उनके अध्यापकों को एक संकट नहीं है। अगर जो 40% बच्चे हैं उनमें से भी बहुत सरकारी एम्प्लॉइज हैं जिनको एजुकेशन अलाउंस मिलते हैं, 20 से 25% एक वर्ग ऐसा है जिसको सरकार बिल्कुल सहयोग नहीं करती है। अगर उनको सरकार फंड करे, फाइनेंशियली फंड करे, फंड द पेरेंट्स हमारा हमने लेटर लिख के दिया है, तो 2 करोड़ टीचर्स जो प्राइवेट स्कूल से पढ़ाते हैं उनके आगे भी ये संकट नहीं आएगा और उनका सम्मान भी बहाल रहेगा। टीचर का सम्मान इस देश का सम्मान है। टीचर का सम्मान कहीं जाना नहीं चाहिए, उसको बिल्कुल सम्मान उसका बहाल रहना चाहिए। हमारी मांग है कि पेरेंट्स को फंड किया जाए ताकि 2 करोड़ टीचर रोजी रोटी के लिए अगर सरकार के आगे हाथ फैलाएंगे तो वो देश के लिए बहुत शर्मनाक बात होगी। नीसा कई बार लिखकर ये प्रधानमंत्री MHRD मिनिस्टर को लिखकर दे चुका है और बहुत सालों से लिखकर दे रहा है। कुलभूषण सर जी के टीचर्स की अदालत में दूसरा आपके ऊपर इल्जाम है कि गुरु शिक्षा परंपरा जो कई सालों से, कई पीढ़ियों से ये चलता आ रहा है और प्राइवेट स्कूल टीचर जो आज आप कह रहे हैं 2 करोड़ टीचर्स हैं, आज सभी लोग उनको कल्प्रिट मानते हैं। मैं समझता हूं आज जो 2 करोड़ शिक्षक हैं वो सब
भी कोरोना के विक्टिम्स हैं। हम लोग ये क्यों समझते हैं, जब उनकी तनख्वाह की बात आती है तब हम समझते हैं वो कल्प्रिट हैं। जनरली सभी जगह देखा गया है कि सभी पेरेंट्स हो, अभिभावक हो, सरकार हो, सभी जगह यही बात उठ रही है कि कोई फी हाइक नहीं होनी चाहिए, रिडक्शन, फीस में रिडक्शन होनी चाहिए, फी को वेव ऑफ कर दिया जाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आखिरी पे आ जाता है शिक्षकों को भुगतान के लिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कुलभूषण शर्मा जी से कि सर, ये कैसा न्याय है कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को एक कल्प्रिट की तरह माना जाता है और ये वो विक्टिम्स नहीं है इस कोरोना के लिए। आपके उस पे आपने किस तरह से सरकार को इसको ज्ञान दिलाई है, इनको बताई है कि ये भी कोरोना के विक्टिम्स हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि ये कोरोना के विक्टिम्स नहीं है, कोरोना के योद्धा हैं। टीचर्स आज इतनी विषम परिस्थितियों में, नायक सर आप भी एक अध्यापक हैं, अध्यापक की आज जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, पहले से ज्यादा उसका रोल बढ़ गया है। आज उसको जब ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है तो उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, और घर के उस माहौल में जहां पर उसका पूरा परिवार बैठा है, सारे परिवार को छोड़कर अपने स्कूल के बच्चों को वक्त देकर उनके लिए पहले प्लानिंग कर कर, उनके लिए सारा पाठ्यक्रम तैयार कर कर, पीपीटी तैयार कर कर, एक तरह से वो कोरोना योद्धा है। इस समय वो एक योद्धा की तरह, जिस प्रकार डॉक्टर जो है जीवन की रक्षा कर रहे हैं, वो जीवन के निर्माण में जैसे पहले चरित्र निर्माण और डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, आज वो उसी प्रयास से अपने देश के एक एक बच्चे के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक अभिभावक और कुछ सोशल मीडिया दूसरा उनको प्रचारित कर रहा है उनके बारे में, तो हम सरकार को ये लिख कर दे रहे हैं कि इस पर रोक लगनी चाहिए और हमारे टीचरों को भी कोरोना योद्धा मानना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो एक भी देश के बच्चे की शिक्षा को ना रुकने दे। अगर देश की शिक्षा रुकी तो देश का विकास रुकेगा। कोई भी देश बिना शिक्षा के महान नहीं बन सकता, और इस समय महान बनाने में इस परिस्थितियों में शिक्षकों का बहुत अहम रोल है। उनको कोरोना योद्धा घोषित करना चाहिए, उनके लिए एक भी अपमान का शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसको लेकर हम हाई कोर्ट में भी अभी केस फाइल करने वाले हैं। जो शिक्षकों के बाहर प्रदर्शन उनके नाम से, उनको माफिया, चोर या उल्टी सीधी भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके लिए हम कोर्ट की भी शरण में जा रहे हैं और सरकार को भी लिख रहे हैं कि हमारे टीचरों के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना बिल्कुल ही गलत है। उनके लिए इस समय सम्मान की भाषा होनी चाहिए और उनके कार्य की सराहना होनी चाहिए ताकि वो प्रेरित होकर और बढ़िया बच्चों का मार्गदर्शन कर सके। कुलभूषण जी, आपके ऊपर तीसरा इल्जाम है कि आप आज जो आपने कहा कि 2 करोड़ ऐसे शिक्षक हैं जो अपने जीवन को लड़ने की सवाल खड़ा कर दिए हैं। ऐसे में सरकार हो या आप जैसे व्यक्ति हो जो सरकार को हमेशा अच्छे चीजें को आपको ज्ञान दिलाते हैं, आपने ये सोचा है कि अभिभावक जो आज बात कर रहे हैं कि अभिभावक जन को ये बात कर रहे हैं कि फीस को कम कर देना चाहिए, फीस को हटा देना चाहिए, फीस नहीं देंगे, ये सब चीज में ये पता चला है कि कहीं ना कहीं स्कूल जो भी करता है, स्कूल में भी जो काम होते हैं, वो सेफ्टी मेजर्स हो या स्कूल सैनिटाइजिंग हो या स्टाफ की सैलरी हो या अदर बिल्स की जो दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट बिल दिया जाता है, सरकार ने ट्रांसपोर्ट की कोई फीस नहीं लेने के लिए बोल दिया है। ये सब चीज करने के बावजूद भी कैसे स्कूल मैनेज होगी जब फीस नहीं आएगी स्कूल के पास? और ये जो कंटाजिनस चीजें हैं, क्या हम ऐसे सैनिटाइजिंग, ये जो सेफ्टी मेजर स्कूल में करना चाहिए, जो स्कूल मैनेजमेंट करती है वो सही तरीके से करवाती है? इतना करने के बावजूद भी पेरेंट्स सही तरीके से अभी भी फीस नहीं दे रही है, और ऐसा देखा गया है कि फीस ना देने के कारण ऐसे बहुत सारे सुसाइडल केसेस आ रहे हैं हमारे पास। और यह भी देखा गया है शिक्षकों की, जहां पे शिक्षकों को पगार नहीं जा पा रहा है, अगर वो मांगने से उनको बाहर निकाल दिया जा रहा है स्कूलों से। तो ऐसे बहुत सारे नेगेटिव केसेस आ रहे हैं। इसके ऊपर निशा ने क्या प्रोजेक्ट, क्या चीज
ये मेमोरेंडम या कोई विजन डॉक्यूमेंट सरकार के पास पेश की है इसके बारे में? बिल्कुल नायक सर, आपकी बात बहुत बढ़िया है कि सरकार ने ब्लैंकेट ऑर्डर्स पास कर दिए और लोगों की लोक लुभावन ऑर्डर पास किए जिससे पब्लिक को अच्छा लगे। जैसे उन्होंने कहा लॉकडाउन के दौरान आपको ट्रांसपोर्ट फीस नहीं लेनी। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि बस चल नहीं रही है तो ट्रांसपोर्ट की फीस किस लिए, लेकिन ट्रांसपोर्ट सिर्फ जब चलती है तो फ्यूल चार्जेस जो है ओनली 20% होते हैं। बाकी स्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं जो 80% स्कूल को लगने ही लगने हैं। हर स्कूल के अंदर एक ड्राइवर है, कंडक्टर है, एक फीमेल आया है, उसके बाद स्कूल के बसेस के इंश्योरेंस है जो चाहे स्कूल बस चले या ना चले। और स्कूल की बसेस अधिकतर लोन के ऊपर होती हैं जो किस्तें भी लगातार चल रही हैं। तो सरकार ने इस बात को ध्यान में बिल्कुल नहीं दिया जो हमने सरकार के ध्यान में दी है ये बात कि आपका ये जो ऑर्डर है उससे, जैसे मैं हरियाणा की बात करूं 8 से 10,000 बसें हैं तो मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाखों बसें हैं जिसके अंदर 25 से 30 लाख ड्राइवर, कंडक्टर और फीमेल कंडक्टर्स जो है सर्विस करती हैं। अगर ये उनके पेमेंट्स नहीं जाते हैं, पेरेंट्स अपनी जगह पर सही हैं कि अगर उनके बच्चे बसेस एक सुविधा है, अगर उस सुविधा का वो लाभ नहीं उठा रहे हैं तो वो पैसे कैसे दें। लेकिन दूसरा प्रश्न यह है कि ड्राइवर, कंडक्टर और फीमेल जो कंडक्टर्स हैं उनकी सैलरी का क्या होगा। दूसरा, जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स कहते हैं कि हमने फीस नहीं देनी है, फीस अगर वो नहीं देंगे तो जो स्कूल के अंदर 2 करोड़ टीचर्स लगे हैं, सेम कंडीशन में आपने आपको बताया जैसे सरकारी स्कूल्स के अंदर भी है, वहां पर वही बात आती है कि नुक्स जो है या जो खामी है वो पॉलिसी के अंदर है। पॉलिसी की वजह से ही इस समय प्राइवेट स्कूल्स के टीचर, ड्राइवर और कंडक्टर सारे प्रभावित हो रहे हैं, जबकि स्कूल के जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, एवरेज सरकार वसूल कर रही है, प्रॉपर्टी टैक्स है वो वसूल किए जा रहे हैं। तो स्कूल के पास जब पैसा आ ही नहीं रहा, उसके बावजूद ऑनलाइन टीचिंग भी जब करवा रहे हैं और 2 करोड़ टीचर, उनकी भी ये भावनाएं हैं कि भी उनकी सैलरी भी लगातार बनी रहे, क्योंकि 2 करोड़ एक कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। और ये उन्हीं के जो अभिभावक है, उन्हीं के बच्चों के गुरु हैं। अभिभावकों ने अपने सारे खर्चे जो है जारी किए हुए, सिर्फ एक शिक्षा का ही एक ऐसा खर्च है जिसको देने में अभिभावक ने एक लॉबिंग कर दी है जो पूर्णतः गलत है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा समाधान है 2 चीजों में, अगर तो अभिभावक इस बात को समझे और थोड़ी देर के लिए जिस प्रकार से इस बात को ऐसे ही कंटिन्यू रखें, और सरकार को भी इस पे बीच पे समाधान में आना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास जो है वो भी कहीं ना कहीं इस समय उस पर भी गाज गिरी हुई है, उनकी जॉब्स भी गई हुई है। तो ये जो संकट का समय है इसके अंदर सरकार को, जो मैं कह रहा हूँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना चाहिए। जैसे 20 लाख करोड़ के पैकेज की सरकार ने बात की, शिक्षा सुरक्षा के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा, उसके बाद शिक्षा सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए। लेकिन उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में 1 रुपया भी शिक्षा के लिए आवंटित नहीं किया गया है। कहीं शिक्षा का ध्यान नहीं दिया गया है, कहीं 2 करोड़ टीचर्स का ध्यान नहीं दिया गया है। अगर उसमें 1 लाख करोड़ भी या इससे कुछ कम राशि भी शिक्षा के लिए आवंटित कर दी जाती और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इस समय पेरेंट्स को कर दिया जाए, ये पेरेंट्स को भी बात समझनी पड़ेगी कि सरकार को इस समय, इस महामारी के समय में आगे आना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि हम स्कूल को 12 साल से पैसे दे रहे हैं, तो हम लोग भी तो जब से देश आजाद हुआ देश पे टैक्स दे रहे हैं, और ज्यादातर मिडिल क्लास टैक्स दे रहा है, और मिडिल क्लास के ही बच्चे इन प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो क्या इस समय गवर्नमेंट का ये हक नहीं बनता या उसका दायित्व नहीं बनता कि इन मिडिल क्लास ने, जिन्होंने हमेशा गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, इस समय उनके बच्चों को वो फंड करे एजुकेशन के लिए, पेरेंट्स को फंड करे 2 से 3 हजार रुपए प्रति माह सिर्फ 1 साल के लिए, जिससे उनके बच्चों की शिक्षा भी सुचारू चलती रहे। और 2 करोड़ टीचर देश का कोई छोटा हिस्सा नहीं है, उनकी भी आजीविका पे किसी तरीके का प्रभाव ना पड़े। तो ये सभी चीजों का जो निचोड़ है, इस समय पॉलिसी में चेंज होना चाहिए और 1 साल के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। जिस प्रकार वो लोअर मिडिल क्लास की या जो बीपीएल क्लास है उनकी मदद कर रही है,
इसी प्रकार मिडिल क्लास के पेरेंट्स की भी मदद सरकार को करनी चाहिए, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। और हमने अपना जो विजन डॉक्यूमेंट है और अपनी डिमांड्स है, इनमें लिखकर ये कई बार सरकार को दे दिया है, सभी मुख्यमंत्रियों को भी लिख कर दिया है। सर, आपने फंडिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको ये पता होगा कि स्कूल वाले हमेशा जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से आती है वो सभी अपने अपने तरीके से उनकी डाटास प्रोवाइड करते हैं। कभी तो ये आप दीजिए, कभी वो दीजिए, लेकिन जब को भी कोई बेनिफिट स्कीम की बात करते हैं तो कभी भी टीचरों को, प्राइवेट स्कूल के टीचरों को उस सेलिब्रेशन में शामिल किया नहीं जाता है। गवर्नमेंट अगर कोई भी ग्रांट, कभी भी कोई कंसेशन भी कहीं पर होता है तो प्राइवेट स्कूल कंसेशन में नहीं होता है। आज इस महामारी चल रही है, इस महामारी में भी अगर आप इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो या टैक्स हो, ये सभी टैक्सेस प्राइवेट स्कूलों को देनी पड़ती है। लेकिन जब रेगुलेशंस की बात करते हैं, जब फी फिक्सेशन की बात किया जाता है, तभी फिक्सेशन में गवर्नमेंट की एक्ट होती है। गवर्नमेंट ये फिक्स कर देती है कि आपको फीस नहीं लेनी है, इस साल इंक्रीमेंट नहीं करनी है, इस बार ट्रांसपोर्ट की फीस नहीं लेनी है। ऐसा क्यों होता है? क्या निशा ने ऐसा भी कभी प्रपोजल नहीं दिया है कि प्राइवेट स्कूल के टीचर भी एक शिक्षक है? देखिए, हमने बहुत स्पष्ट हमारा रुख है कि सरकार भी स्कूल चलाती है, प्राइवेट स्कूल भी स्कूल चलाते हैं। सरकार नियम बनाती है और सरकार ही कंट्रोल करती है। तो हमारा हमेशा उन पे ये आक्षेप और आरोप रहा है, क्योंकि आप खुद स्कूल चलाते हैं, आप खुद नियम बनाते हैं, आप खुद रेगुलेट करते हैं, इसलिए आप प्राइवेट स्कूल्स के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। हमने कहा इस नीति को बदलना चाहिए और थर्ड पार्टी जो है वो रूल बनाए, वो प्राइवेट स्कूलों के लिए भी सेम नियम बनाए और सरकारी स्कूल के लिए भी सेम नियम बनाए। और जहां तक शिक्षकों के साथ भेदभाव की बात है, नायक सर बिल्कुल सही बात है, जब राष्ट्रीय अवार्ड्स की बात आती है तो प्राइवेट स्कूल को इग्नोर किया जाता है, और जहां पर एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट की बात आती है तो सरकार हमेशा प्राइवेट स्कूल्स को क्या कहती है कि आप गवर्नमेंट स्कूल को भी अडॉप्ट कर लें और इनकी भी क्वालिटी सुधारें। और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल्स को माफिया कहा जाता है, उनको ब्लेम किया जाता है, उनके टीचर्स को कोई सुविधा नहीं दी जाती। तो हमारी शुरू से ही ये मांग रही शिक्षा नीति में भी कि जिस प्रकार इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक अथॉरिटी है, इस प्रकार की एक अथॉरिटी और रेगुलेटरी बने जो दोनों के लिए समान रूप में नियम बनाए, और जो एजुकेशन की स्कूल चुनने की चॉइस है वो पेरेंट्स के पास हो, और एजुकेशन में डीबीटी की जाए। फिर अपने आप क्वालिटी का कंपटीशन होगा। और जब ये डीबीटी की जाएगी 3000 पर मंथ, तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स के टीचर हैं जिनको बहुत कम सैलरी मिलती है। अगर ये 3000 की डीबीटी हुई तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना सरकारी स्कूल्स के टीचर्स को मिलता है इतना ही प्राइवेट स्कूल्स के टीचर को मिलेगा। लेकिन जो बजट का हमारा हक है वो जो है डायरेक्ट पेरेंट्स के पास जाना चाहिए। और अभी जो जीडीपी का विदेशों में आप देखेंगे तो 6 से 7% एजुकेशन पे खर्च होता है, और हमारे यहाँ नॉर्मली 3% के करीब जीडीपी का जो है वो एजुकेशन में खर्च होता है। तो एजुकेशन का खर्चा भी बढ़ाना चाहिए और इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके देश के हर पेरेंट का हक है एजुकेशन के बजट में कि उसको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट फंड करे और वो अपनी मर्जी के स्कूल चुने। तब देश के एक एक शिक्षक के साथ भी इंसाफ होगा और एक एक बच्चे को अपनी चॉइस का स्कूल चुनने का हक मिलेगा और उसको क्वालिटी एजुकेशन भी मिलेगी। तभी समानता और इस देश को अग्रणी देश एजुकेशन में बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही। आप पर एक और इल्जाम है कि इस लॉकडाउन में, इस क्राइसिस में, जो मार्च 22 तारीख से करीबन सभी चीज बंद है, स्कूलों कॉलेजों भी बंद है, लॉकडाउन में यह भी देखा गया है कि कोई भी मुफ्त में सेवाएं नहीं देता है, और जो हमारे भविष्य निर्माता हैं, जो शिक्षक निर्माता हैं, वो ऑनलाइन के जरिए सभी को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करती है। तो ये मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षक जो आज ऑनलाइन क्लासेस लेता है, ऑनलाइन असेसमेंट भी कर रहा है, ऑनलाइन रिपोर्ट कार्ड भी जा रही है, और इसके बाद ऑनलाइन के बहुत सारे एक्टिविटी क्लासेस भी हो रही है, इन सब के बावजूद भी आज ऐसे बहुत सारे स्कूलों में है, जो मैं स्पेसिफिकली
ये प्रश्न आपको मैनेजमेंट के तरफ से, मैनेजमेंट को निर्धारित करते हुए बोल रहा हूं कि क्या ऐसी कोई पद्धति मैनेजमेंट को ना मिले, ऐसे कोई डीबीटी, आप जैसे पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, ऐसे कोई चीजें अगर मैनेजमेंट को मिले ताकि वो शिक्षकों को या स्टाफ जो आज वहां पे, उनके बहुत सारे स्टाफ हैं जो 5, 7, 10 हजार रुपये में भी चलते हैं, उनकी भी नौकरी खतरे पे है। अगर अब उनको अगर बोला जाता है, अगर वो पैसे की मांग करते हैं तो पैसा ना देने के कारण वो निकाले जाते हैं। तो ऐसे क्या प्रावधान है सरकार के पास, या आप क्या सरकार को बोलना चाहते हैं उन मैनेजमेंट को कि अगर उनके पास अगर ऐसे डीबीटी की कुछ तरह ऐसे कुछ फंडिंग मिले तो वो अपने स्टाफ को रख सके और इस पैंडेमिक से दूर हो सके? नायक सर, सबसे तो मैं पहले बताता हूँ कि ये समस्या खड़ी क्यों हुई है। ये समस्या खड़ी हुई है गवर्नमेंट के गलत ऑर्डर्स की वजह से। गवर्नमेंट ने सब जगह ये ऑर्डर जारी कर दिया कि 3 महीने की फीस इकट्ठी नहीं लेंगे, आप मंथली लेंगे, नंबर 1। तो हिंदुस्तान के कौन से स्कूल 3 महीने की फीस लेते थे? 1%, और उनमें से सेंट्रल स्कूल भी लेते थे। तो मैं अभी बताना चाहूंगा कि सेंट्रल स्कूल 3 महीने की अब भी फीस ले रहे हैं। मैंने वही कहा ना कि जो रूल मेकर होता है वही ब्रेकर है। आज रूल को अगर कोई ब्रेक कर रहा है तो सेंट्रल स्कूल कर रहा है, वो 3 महीने की फीस ले रहा है, पेरेंट्स उनको दे रहे हैं। आर्मी स्कूल में अंबाला में रहता हूं, आर्मी स्कूल एनुअल चार्ज भी ले रहा है, अपने जो है बिल्डिंग फंड भी ले रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, वो ले रहे हैं बिल्कुल खुलेआम। प्रभावित कौन से हो रहे हैं? जो बिल्कुल निजी विद्यालय थे, जो लोगों ने निजी खोले हुए हैं। समस्या आज उनके सामने, अभी यूपी में आपने कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का स्कैंडल सुना कि करोड़ों रुपए का स्कैंडल हुआ। यहाँ प्राइवेट स्कूलों के पास हजारों रुपए नहीं है, वहां पर करोड़ों के स्कैंडल हो रहे हैं। तो नीति के पीछे सबसे पहले जो इन्होंने कहा कि जो सक्षम अभिभावक है वो पैसा दे, जो सक्षम नहीं है वो पैसा ना दे, और जो पैसा नहीं देता उसका नाम नहीं आप काट सकते, उसको ऑनलाइन शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। ये एक इस तरीके का ऑर्डर निकाल दिया गया जिससे एक भी पेरेंट जो सक्षम भी था, सक्षम की परिभाषा नहीं बताई गई। ये नहीं कहा गया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो सक्षम है, इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने भी पैसा नहीं दिया। तो सरकार की तरफ से सबसे पहले गलत नीति आई। और जो आपने कहा कि दूसरा, पहले मैंने आपको बताया कि सरकार के इस ऑर्डर की वजह से ये सारी परिस्थितियां बनी जिससे आज टीचर्स के आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। मैनेजमेंट अपने जो है टीचर्स को तनख्वाह देने से जो है बहुत परेशान हो चुकी है कि कैसे दे, अपने बसेस के खर्चे कैसे जो है वहन करे। और आपने कहा कि मैनेजमेंट को अगर पैसा दे दिया जाए तो वो टीचर को दे दे। हम शुरू से ही इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि अभिभावकों को ये लगता है कि मैनेजमेंट पैसा चाहता है। देखिए, पैसा हमेशा अभिभावक के पास ही होना चाहिए। अगर अभिभावक को सरकार देगी, उसको वाउचर की स्कीम में भी दे सकती है कि वो उस पैसे का मिसयूज ना करे। ये हमने बहुत बार सरकार को सलाह दी है। फंड हमेशा पेरेंट्स को मिलना चाहिए और पेरेंट्स स्कूल को दे, उसका मिसयूज ना हो। उसके लिए वाउचर और बहुत सी और योजनाएं हमने सरकार को प्लान की हैं कि उस तरीके से मोड ऑफ पेमेंट्स हो सकती हैं। जब मैनेजमेंट के पास पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली 2 करोड़ टीचर्स के पास पहुंच जाएगा, वो फिर कहीं भी रुकेगा नहीं। रुकावट कहाँ हो रही है कि सरकार ने ऐसे आदेश कर दिए जिससे मैनेजमेंट के पास जनवरी, फरवरी, मार्च के ही पिछले पैसे, बहुत सारे बजट स्कूल यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल चलाते थे वो कई बार जो है 1-1, 2-2 महीने के बाद भी कुछ पेरेंट्स पैसे देते, वो सारी पेमेंट्स पे रोक लग गई है और जो फाइनेंशियल क्राइसिस में मैनेजमेंट आ चुकी है इस वजह से। तो मैं आज भी इस चीज का पक्षधर हूं कि मैनेजमेंट को पैसा नहीं देना चाहिए, पैसा पेरेंट को ही देना चाहिए। वो इस शेप में दे कि उसका मिसयूज ना हो। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं, नीतीश कुमार जी ने एक योजना चलाई थी बिहार में, उन्होंने साइकिल की जगह कैश दिया। लोग कहते हैं कि पेरेंट्स उसको मिसयूज करेंगे। देश के पेरेंट्स ऐसे नहीं है। आज वो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कितने चिंतित है, शिक्षा के लिए पेरेंट भी चिंतित है, लेकिन उनके पास एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है कि आगे उनके पास बहुत की नौकरी चली गई है या आगे उनको लग रहा है कि कैसे आर्थिक संकट रहेगा, तो उन्होंने स्कूलों को फीस देनी बंद कर दी। एक लॉबिंग करके गवर्नमेंट के इन आदेशों का गलत मतलब निकालकर इसकी जिम्मेदार पूर्णतः सरकार है। तो मैं आज भी कहता हूं कि मैनेजमेंट को पैसा ना देकर पेरेंट्स को पैसा दिया जाए इस समस्या के समय में, और वो स्कूल्स को दे तो ये सारी समस्या का उचित समाधान हो जाएगा। सुना है सर, आपका भी एक स्कूल है। शिक्षकों को गुरु का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, उन्हें ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया जाता है, परंतु आज संपूर्ण व्यवस्था बदलता दिख रहा है हमें।
इसका उत्तरदायी कौन है? फिर भी आप मानेंगे कि आप शिक्षक के समर्थक हैं? अगर आप शिक्षक के सही समर्थक हैं तो इसको कहां तक और कैसे पहुंचाया जाए कि शिक्षक का मान बना रहे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि शिक्षक पहले राष्ट्रगुरु था, हमने उसको राजगुरु में तब्दील कर दिया। राजगुरु का मतलब आप समझ रहे हैं। मैंने पीछे यूपी में भी योगी जी के यहाँ एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, उसमें खुद मुख्यमंत्री और सभी प्रदेश के उच्च अधिकारी मौजूद थे। तो मैंने कहा कि हमारे देश में गुरु की जो सम्मान था सबसे ऊंचा था, लेकिन जब ये राष्ट्रगुरु से राजगुरु बने तो आज आप राजगुरु की स्थिति समझ सकते हैं कि पहले गुरु के पास जब कोई राजा भी जाता था तो नतमस्तक होकर जाता था और उसकी गद्दी पे विराजमान नहीं हो सकता था, उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी। गुरु गद्दी पे बैठा होता था, राजा नतमस्तक होकर शीश झुकाकर नीचे बैठकर बात करता था। और आज आप देखिए कि शासन प्रशासन और आज के जो राजा है उन्होंने शिक्षक की हालत क्या कर दी है कि जब वो किसी गुरुकुल में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले वो शिक्षक की गद्दी पे विराजमान होते हैं और शिक्षक खड़ा होकर उनको रिपोर्टिंग कर रहा होता है। तो ये जो गुरु की उन्होंने सम्मान गिराया है, इस पे सबसे बड़ा रोल हमारे पॉलिटिशियंस का है, पॉलिसी निर्धारकों का है। उनको गुरु का सम्मान लौटाना होगा। अगर गुरु का सम्मान लौटा दे तो गुरु अपने आप जो है, जो उसकी पहले गरिमा थी उसको तक वो पहुंच जाएगा, उसको सम्मान उसको देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा बहुत गुरुओं के भी उस पर गिरावट आई है। पाश्चात्य काल में हमने अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं सभी मिलकर थोड़े थोड़े दोषी, और अभिभावकों को भी क्या लगने लगा कि शायद हम जब पैसा देकर शिक्षा ले रहे हैं, तो सभी को इस चीज का मंथन करना होगा कि इससे नुकसान किसका हुआ। नायक साहब एक बात समझे, पॉलिटिशियन ने गुरु का सम्मान गिराया, अभिभावक ने ये सोचा कि मैं पैसा देकर जो है बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो उससे नुकसान किसका हुआ? इस देश के बच्चे का। जब गुरु का सम्मान होता था, जब वो मॉरल वैल्यूज बच्चे पे डालता था, तो वो मॉरल वैल्यूज को ग्रहण क्यों करता था? क्योंकि उसके माता पिता भी गुरु का सम्मान करते थे। आज अभिभावकों ने जब गुरु का सम्मान करना बंद कर दिया तो बच्चे भी वो मॉरल वैल्यूज को ग्रहण नहीं कर पा रहे, उनकी नजर में भी अध्यापक का सम्मान गिर चुका है। तो मिलकर राष्ट्र को, हमारे पॉलिटिशियंस को और अभिभावकों को, गुरु को वो सम्मान लौटाना होगा। जब वो सम्मान उनको लौटेगा तो मैं गारंटी से कहता हूं उसका प्रभाव देश के एक एक बच्चे पर पड़ेगा। और जिस प्रकार के हम बच्चे और नागरिक चाहते हैं वो तभी मिल पाएंगे जब हम गुरु का सम्मान लौटाएंगे। बिल्कुल, आपका ये भी एक आरोप है कि अभिभावकों को दर्द, उनके संकटों का अनुभव किया, परंतु खेद है कि आपने शिक्षकों को ही किनारा कर दिया। हमेशा आपने अपने कोई भी सेशन में आपने ज्यादा अभिभावकों का पक्ष लिया, ये शिक्षकों का मानना है, और शिक्षकों को किनारा कर दिया। उनके संकटों, उनके दुखों के बारे में उतना सोचा नहीं। अगर ये सिर्फ आपके नहीं, सारे भारतवर्ष में जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, अगर वो शिक्षकों के बारे में थोड़ा सोचे होते, शिक्षकों जो दिन भर रात भर ये काम करते हैं, आज ये जो आज बोल रहे हैं कि ये भी वॉरियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, इनके बारे में सोचे होते तो आज प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को जो सिर्फ 5-10 हजार रुपया भी महीना मिलता है वो भी सही तरीके से मिल जाता। क्यों ऐसा स्थिति, ऐसे संकट भारत देश में आया? क्या इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं सर? हाँ नायक सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने कहा कि हम अभिभावकों का बहुत पक्ष लेते हैं, और मैं बड़ा स्पष्ट अब भी कहना चाह रहा हूँ, मैंने कभी अभिभावकों का पक्ष नहीं लिया। हमने जब भी बात की बच्चे को केंद्र में रखे की। जब भी कोई नीति बननी चाहिए वो बच्चे को केंद्र में रखकर बननी चाहिए, क्योंकि जो विद्यालय बने हुए हैं वो देश के बच्चों को लेकर बने हुए हैं। और जब बच्चे की बात आती है तो बच्चे के पास खुद तो पैसा होता नहीं है, तो तब हमने बात की है कि देश के अंतिम बच्चे को, अगर मैं चाहूँ कि उसको दून स्कूल मिले, उसको डीपीएस स्कूल मिले, उसको गोयनका स्कूल मिले, तो किस प्रकार मिलेगा? जब उसके पिता के पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, उसके पास अपने स्कूल चुनने का अधिकार होगा, तो वो अपने बच्चे के लिए अच्छा स्कूल चुनेगा। और नीति निर्धारकों को हमने हमेशा कहा कि चाइल्ड सेंटर्ड पॉलिसी होनी चाहिए। तो जब हमने चाइल्ड सेंटर्ड की बात की कि
कि आप हर बच्चे को अधिकार स्कूल चुनने का दें, उसके अभिभावक को चुनने का दे, तो उन्होंने कहा अभिभावकों को समझ नहीं है कि वो अपने स्कूल को चुन सके। हमने अभिभावकों की और बच्चों की बात हमेशा की। मैं इस जुल्म को बिल्कुल जो है आपके इल्जाम को कबूल करता हूं, क्योंकि स्कूल बना ही बच्चों के लिए है। सर्वप्रथम बच्चा है, फिर उसके बाद जब बच्चे के पास पैसा, उसके अभिभावक के पास पैसा होगा, जब वो पैसा देगा तो ऑटोमेटिक जो है टीचर को अच्छी सैलरी मिलेगी। ये कड़ी उसके साथ जुड़ी हुई है। हमने शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान 3 नारे दिए। हमने कहा बच्चे को अपना स्कूल चुनने का अधिकार होना चाहिए, उसके पिता के पास फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए, वो डीबीटी से मिलेगी। टीचर को सुरक्षा और सम्मान चाहिए। सबसे पहले आज के समय में टीचर सुरक्षित नहीं है। हमने हमेशा जब पीछे ब्लैक डे किया तो टीचर्स को लेके किया कि आज उनकी सुरक्षा जो है वो खतरे में है, उनका सम्मान खतरे में है। टीचर को, आप भी एक अध्यापक हैं, सबसे पहले पैसा उसको इतना प्यारा नहीं है जितना उसको सुरक्षा और सम्मान चाहिए। सबसे पहले सम्मान और सुरक्षा, उसके बाद आज के युग में पैसा भी बहुत जरूरी है। जब डीबीटी हो जाएगी और पेरेंट्स के पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, तो यही हमारी मांग है कि 2 करोड़ टीचर को कम से कम, जो आप 5,000 की बात कर रहे हैं, 30,000 की गारंटी नीसा ने कहा है कि 30,000 उनकी सैलरी मिनिमम होगी। अगर 3,000 रुपए पर मंथ की डीबीटी हो जाएगी। ये सारी चीजें जुड़ी ही बच्चे के साथ हुई हैं। शिक्षा बच्चे के साथ जुड़ी है, कैसे उसको क्वालिटी एजुकेशन मिले। जब उसको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी तभी तो देश जो है एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा। वो कैसे बनेगा? जब उसके पास अपना स्कूल चुनने का अधिकार होगा, वो गलत स्कूल को पनिश कर सके। वो कब कर पाएगा गलत स्कूल को पनिश? जब उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगी। नहीं, ये स्कूल अच्छा नहीं चल रहा, मेरे पास पैसे हैं, वो स्कूल को अकाउंटेबल ठहरा पाएगा जब वो डायरेक्ट पैसे देगा। आज सरकारी स्कूल में इनडायरेक्ट 6 से 8,000 रुपए प्रति माह खर्च हो रहा है, लेकिन अभिभावक डायरेक्ट नहीं दे रहा। जब वो डायरेक्ट नहीं दे रहा तो वो उसको अकाउंटेबल नहीं ठहरा पा रहा। जब वो अपनी पॉकेट से देगा तो वो स्कूल को भी अकाउंटेबल ठहराएगा, टीचर को भी अकाउंटेबल ठहराएगा, उससे उसको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। और टीचर की सुरक्षा सम्मान की हम बात कर रहे हैं। तीसरा, फाइनेंशियली भी टीचर जो है मजबूत होगी, उसको 25 से 30,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। हमने इसको इकोनॉमी से भी जोड़ा कि जब 2 करोड़ टीचर को 25 से 30,000 सैलरी मिलेगी तो उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी और मार्केट में भी एक बूम आएगा। जब उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो पूरे देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। लेकिन अक्सर अधिकारी ये बात कहते हैं, जब हम ये सारी कहते हैं आपकी पॉलिसी, आपकी सोच बहुत बढ़िया है, आपकी रिकमेंडेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन वो ये कहते हैं कि फिर सरकारी स्कूल का क्या? तो हम ये कहते हैं कि अभी तो आप बात कर रहे थे कि पॉलिसी जब भी बनाई जाती है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि वो प्राइवेट स्कूल सेंटर्ड हो, ना वो गवर्नमेंट स्कूल सेंटर्ड हो। हमेशा नीति बननी चाहिए बच्चे को देखकर और सुरक्षा, सम्मान और टीचर की सैलरी को देखकर, स्कूल को देखकर नहीं, मैनेजमेंट को देखकर। जब ये 3 चीजों को देखकर बनेगी, ऑटोमेटिक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी और एक भी टीचर उससे आज की स्थिति में कभी प्रभावित नजर नहीं आएगा। हमारा आज का आखिरी प्रश्न आपको, आपने शिक्षकों के बारे में यही बताया कि शिक्षक बहुत गरिमामय पोजीशन है, उसको सही तरीके से बनाए रखना है, ये सरकार का, हम सबका प्राथमिकता है। और शिक्षक भी यही करता आ रहा है कि कैसे बच्चे अपने सही तरीके से पढ़ाई करेंगे, बच्चे को अच्छी तरीके से शिक्षा मिले। और इसमें कोई दोहराए नहीं है, अगर शिक्षक अगर कुछ कर रहा है वो अभिभावकों के बच्चों के लिए ही कर रहा है। हर दिन अगर हम ऑनलाइन की बात करें, अगर हम ऑफलाइन की बात करें या ऑनलाइन के पहले की बात करें, हर दिन शिक्षक उस बच्चे का, सिर्फ शिक्षक के लिए तो एक बच्चा नहीं है, अभिभावक के लिए एक बच्चा है, शिक्षक के लिए पूरे क्लास के बच्चे हैं, पूरे सब्जेक्ट के बच्चे हैं, उसी के पीछे लगा रहता है। तो मैं ये चाहूंगा, आपके आखिरी प्रश्न आपसे ये इल्जाम था कि आप उन शिक्षकों को कैसे मार्गदर्शक, अगर सरकार डीबीटी नहीं दे रही है, सरकार ये सब चीज नहीं कर रही है, क्या आगामी दिनों में शिक्षक का यही हाल रहेगा? शिक्षक कब तक ऐसे भुगतेगा? हमारी पोजीशन कब तक ऐसी रहेगी? शिक्षक के लिए कब ऐसा स्थिति आएगी कि उनकी मर्यादा, उनको भी एक हायर स्टेटस देखा जाएगा जैसे दूसरे देशों में देखा जाता है? क्या आपका आखिरी निर्णय होगा अगर सरकार आपके डीबीटी वही नहीं सुन रही है, ये नहीं सुन रही है, तो आखिरी में क्या आपको करना पड़ेगा शिक्षकों के लिए? देखिए, जहां तक डीबीटी की बात ऐसी नहीं है, नायक साहब, जब अनिल स्वरूप जी ने लास्ट फाइल साइन की, जब वो रिटायर हो रहे थे,
उन्होंने डीबीटी पे साइन की कि पंजाब के बॉर्डर पे जहां पर गोलियां चल रही थी और सरकारी स्कूल के अध्यापक डर के मारे स्कूल में नहीं जा रहे थे, बच्चे जाना चाह रहे थे, तो उन्होंने ये फाइल साइन की कि वहां के बच्चों को 3000 पर मंथ दिया जाए और वो किसी भी प्राइवेट स्कूल का चुनाव कर सकते हैं। तो ये शुरुआत हुई, अनिल स्वरूप जी को उसका क्रेडिट जाता है। उन्होंने ये सजेशन लिखकर लास्ट फाइल साइन की जो उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद अभी अम्मावाड़ी स्कीम जो है जगत रेड्डी जी ने भी शुरू किया कि उसमें भी बच्चों को पैसे देने की ये एक शुरुआत हो चुकी है। हम शिक्षकों को भी और अभिभावकों को भी एक बात समझनी होगी कि हमें मिलकर परस्पर सहयोग से काम करना होगा, शिक्षकों को सम्मान भी देना होगा और ऐसी परिस्थितियों में आप टीचर्स का सहयोग करें और टीचर्स भी अपने अभिभावकों को समझाएं कि अगर सरकार अच्छी नीति बनाने को तैयार नहीं है तो मिलकर सरकार पर यह प्रयास करें, लेकिन आपस में अपने संबंधों में कटुता मत लाएं, एक दूसरे को ब्लेम ना करें, क्योंकि इससे सबसे बड़ा प्रभाव जो जाएगा वो आपके बच्चों पे जाएगा। आपके बच्चे बहुत कीमती हैं, इन गुरुओं के वो शिष्य हैं। आप इस बात को समझें, अपने गुरुओं पे कोई ब्लेम ना करें और पूरी कोशिश करें कि अगर आप सक्षम हैं तो ईमानदारी से स्कूल की फीस दें, क्योंकि स्कूल की फीस से इन आपके बच्चों के गुरुओं को जो है वेतन जाना है। तो अब अभिभावक भी इस बात को समझे और मैं शिक्षकों को भी एक संदेश देना चाहूंगा। हमने बहुत कड़ी परिस्थितियों में देश को बाहर निकाला है। शिक्षक का आज एक और परीक्षा का वक्त आ गया है। शिक्षक इस घड़ी में पूरी परीक्षा में खरा उतरे, अपने अभिभावकों को बड़े कूल माइंड से इस बात को समझाएं। देखो, समझाना पड़ेगा, ये देश में बड़ी विषम परिस्थिति है और बहुत सारे अभिभावक ऐसे होंगे जो आपके साथ अच्छे रिलेशन में होंगे। आप उनको भी समझाएं, कहीं पर भी ना उत्तेजित हो, ना आप ऐसी परिस्थितियां खड़ी करें जिसमें आपस में विवाद हो। तो बड़े संयम से और विश्वास से अभिभावकों को भी समझाएं और डीबीटी की इस लड़ाई को भी जो निशा लड़ रही है, शिक्षक भी सहयोग करें और अभिभावक भी सहयोग करें कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है इस समय आपका उसमें हक बनता है। खामोश मत रहे, ये वक्त है शिक्षकों को भी अब खामोश नहीं रहना। अगर आप खामोश रहोगे नहीं मिलेगी रिस्पेक्ट, आपको चाणक्य बनना पड़ेगा। चाणक्य ने ये कहा था, प्रलय और निर्माण दोनों शिक्षक की गोद में पलते हैं। नए भारत के निर्माण के लिए शिक्षक खड़े हों। शिक्षक ने कभी डिस्ट्रक्टिव प्रलय नहीं लाई है, लेकिन आज शिक्षा नीति में नए निर्माण के लिए कि इस तरह की शिक्षा नीति बने कि आने वाले वक्त में हमें हाथ ना जोड़ने पड़े और अभिभावक और शिक्षक मिलकर कटुता में ना जाएं, उनमें ऐसा माहौल खड़ा ना हो। तो हमें निर्माण के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा, प्रलय लानी पड़ेगी निर्माण के लिए। सबको प्रलय किस तरह की लानी पड़ेगी? डीबीटी की धारा की प्रलय लानी पड़ेगी। सभी सरकार तक ये अलग अलग आप पत्र भेजिए कि इस समय वक्त है, हमारा भी आप पर हक बनता है। 20 लाख करोड़ का जो आप बंटवारा कर रहे हैं उसमें शिक्षकों का भी हक बनता है। अगर मुझे बनाने में शिक्षक का रोल है, नायक साहब आपको बनाने में शिक्षक का रोल है, हमारी जज साहिबा को बनाने में शिक्षक का रोल है, तो इन मंत्री और नेताओं को बनाने में भी हमारे शिक्षकों का रोल है। आज उनसे अपनी गुरु दक्षिणा मांगे कि अगर शिक्षक भूखा रहा तो ये देश के लिए एक बहुत शर्मनाक स्थिति होगी। क्या इन नेताओं का आज फर्ज नहीं बनता कि जिनसे पढ़कर आज इतने उच्च पदों तक पहुंचे हैं, उन टीचर्स के लिए भी आज गुरु दक्षिणा का वक्त है और वो कम से कम और नहीं तो 5-6 महीने के लिए डीबीटी कर दे, ताकि ना बच्चे की शिक्षा रुके और ना ऐसी शर्मनाक स्थिति का हमें सामना करना पड़े कि जैसे अभी आ रहा है कि कोई शिक्षक सब्जी बेच रहा है। अगर ये देश के लिए बहुत शर्म की बात होगी। इसलिए मेरा आपके इस प्रोग्राम के थ्रू हमारे देश के राष्ट्र निर्माताओं से भी, जो नेता है, उनसे भी अपील है कि आप भी किसी शिक्षक से पढ़े हैं, उनकी आवाज सुनिए, उनको मदद नहीं सहयोग कीजिए। शिक्षक की कभी मदद नहीं की जाती, शिक्षक कभी मदद का मोहताज नहीं होता। शिक्षक की गरिमा को मत गिरने दे, उनका हक उनको दे, इस समय उनका सम्मान उनको दे और किसी भी तरीके से उनको हाथ अगर फैलाने पड़े, ये देश के लिए एक अच्छा संदेश नहीं होगा। ये मैं अंत में और शिक्षकों को ये अपील करना चाहता हूं कि डीबीटी की इस मुहिम में अभिभावक और शिक्षक मिलकर हमारा सहयोग करें, ताकि हम शिक्षा की नई नीति का निर्माण कर सके, जिससे कल में इस तरह की कोई भी परिस्थिति व्यवधान ना डाल सके। नए भारत के निर्माण की जरूरी है और इस नए भारत के निर्माण में सबको इकट्ठा होके
इस लड़ाई को लड़ना है। जो कुलभूषण शर्मा जी ने कहा कि एटलीस्ट सरकार 5-6 महीने तक के डीबीटी की स्कीम को चालू करना चाहिए। सरकार के पास ये सब चीज पहुंचाने के लिए हम सभी शिक्षकों को अपने आप के तरफ से, अपने तरफ से हमको इकट्ठा होकर सरकार के पास पहुंचने की जरूरत है। शिक्षकों की आवाज को हमको सबको सुनना है। शिक्षकों का हक और शिक्षकों का सम्मान को बजाय रखने के लिए ये जो नए भारत के निर्माण की सोच हम सब ने देखा है, कुलभूषण शर्मा जी ने देखा है, मैं यही चाहता हूं कि ये सबको इकट्ठे होके इसमें काम करना चाहिए। मेरा ये विषय है। मैं अभी जज साहिबा को निमंत्रण करना चाहूंगा, विनीता खेर मैडम को, कि आज की इस परिचर्चा में ये जो चर्चा हुई थी अभिभावक, शिक्षक और ये सरकार के बीच में, ये जो शिक्षक ही हमेशा पेशा जा जाता है, और मैं ये जानना चाहूंगा कि इसमें कितने कुलभूषण शर्मा जी अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं, सरकार के तरफ, सरकार को अपने बातें रख पा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा विनीता मैडम को इसके बारे में बताएं। मैम काइंडली अनम्यूट, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल मैम। नो मैम। नो मैम, your voice is not coming ma'am. If you can leave and rejoin, if you can leave and rejoin, I think it will happen. Not audible ma'am. You can rejoin ma'am, you can rejoin, you can leave and rejoin. Not audible ma'am. Can you hear me? Yes, yes, yes. No ma'am. सुनाई दे रहा है? Yes ma'am, सुनाई दे रहा है। आपको डॉक्टर नायक नमस्कार। डॉक्टर नमस्कार मैम। ये के बाद शिक्षागण सब इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। वॉइस ब्रेक हो रहा है मैम। नो मैम। It's not audible ma'am. You are unmuted. Yes, I think the voice was coming at that time. You can keep the speaker more closer. No. No, ma'am.
If you can leave and rejoin, that only can happen. Yes. You leave and rejoin. No, ma'am. No, ma'am. If you can put up in the chat box, ma'am. No, ma'am. कुलभूषण सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही सर, आपका आवाज नहीं आ रही मुझे। अब आ रही है? बिल्कुल सर। ये जो हम अभी जज साहिबा से फिर एक बार मुखातिब होंगे। शायद कोई ऑडियो कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने मैम को बोला है कि उनको लीव करके फिर से रीजॉइन करें। तब तक सर अभी ऐसा सिचुएशन है कि 10,000 करीबन लोग हर दिन केसेस आ रहे हैं भारत में। आपके नजर में ये जो 10,000 केसेस आ रहे हैं डेली, और अभी सरकार ने, एमएचआरडी ने, सीबीएसई ने बच्चों के एग्जामिनेशन जुलाई 1 तारीख से 15 तारीख तक करने की एक डेट ये घोषित की है। इसमें कितना बच्चे सेफ हैं? ये एग्जामिनेशन करीबन 29 एग्जामिनेशन ऐसे हैं जो बचे हुए हैं, जो बच्चे एग्जाम देंगे। तो आपका इसमें क्या कहना है? क्या ये एग्जामिनेशंस करना चाहिए, होना चाहिए? क्योंकि ये देखा गया है कि कुछ ऐसे कंट्रीज में, कोरिया में जैसे स्कूलों में स्कूल खोला गया, फिर बच्चे उसमें अफेक्ट हुए और फिर उसके अगले दिन स्कूल बंद कर दिए गए। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे प्रेशर आ रहे हैं स्कूल खोलने के लिए। इवन इफ एमएचआरडी मिनिस्ट्री भी, एजुकेशन मिनिस्टर भी बोले हैं कि अगस्त के बाद स्कूल खुलने की प्रक्रिया बन सकती है। तो ऐसे में स्कूल कब खुल सकती है और एग्जामिनेशन होना कितना सही है बच्चों के हेल्थ और सेफ सिक्योरिटी को देखते हुए? नायक सर, ये आपकी बात जो आपने कहा कि एमएचआरडी मिनिस्टर ने ये कहा कि अगस्त के बाद जो है स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, मेरे ख्याल से ये अगर एक शेर में कहूं कि वो वादा करके 4 दिन बाद मिलने का, किसी से सुन लिया होगा जिंदगी 4 दिन की है। तो अगस्त तक हर एक को पता है कि पोजीशन डे बाय डे वर्स होगी। तो अभी उन्होंने, क्योंकि पब्लिक को एकदम कुछ फैसला देने की स्थिति में एमएचआरडी मिनिस्ट्री भी नहीं है, गवर्नमेंट भी नहीं है, तो उन्होंने एक लिंगर ऑन की पॉलिसी इसको अपना ली है। जबकि एज ए स्कूल लीडर लोग ये समझ रहे हैं कि स्कूल वाले स्कूल खोलना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि स्कूल तो हमने बहुत पहले से खोले हुए हैं। ये जो रीओपनिंग है, हम भी अभिभावक हैं, हम भी जो है इंसान हैं। 2 करोड़ टीचर्स हैं, उनके भी बच्चे हैं। टीचर्स खुद भी इंसान हैं, आप भी अध्यापक हैं। हर आदमी के अंदर एक कोरोना को लेकर भय है। स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर बंद है सर, स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर बंद है, लेकिन स्कूल तो चालू है, चल रहा है। इस बात को अभिभावक को समझना चाहिए। अभिभावक को हर जगह पर विरोध नहीं करना चाहिए।
बच्चों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, टीचर की भी सुरक्षा बहुत जरूरी है। वो भी तो किसी बच्चे की माँ है, उसके भी तो बच्चे हैं। हमारे ही स्कूल में हमारे टीचर्स के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। और अगर कोरोना से उसके बाद कहा जा रहा है कि स्कूल जिम्मे खोलें और जिम्मेदारी भी ले, सरकार जो बात कह रही है, स्कूल कैसे जिम्मेदारी आप ले सकता है बताइए? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को कोरोना हुआ तो कौन जिम्मेदार है? देश में कोरोना हो रहा है तो क्या हमारे देश की जो सरकार जिम्मेदार है? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? तो स्कूल में अगर कोरोना होता है तो कहते हैं स्कूल वाले जिम्मेदार हैं। तो प्रिंसिपल स्कूल क्यों खोलना चाहेगा? टीचर स्कूल्स क्यों आना चाहेंगे ऐसी जिम्मेदारी लेकर? और उनके पास ऐसा कौन सी जादू की छड़ी है? कोरोना तो एक वायरस है, कहीं से कहीं जो है कम्युनिटी में स्प्रेड हो रहा है। और अगर स्कूल्स में कोरोना की वजह से, भगवान ना करे, सब हमारे बच्चे हैं, मैं स्कूल खोलने के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, शिक्षा चलाने की फेवर में। और जिस रोल में शिक्षक है उसको उसका रोल करने दीजिए, उस पर ज्यादा इंटरफेयर मत कीजिए, उसको सुझाव दीजिए। ठीक है, मोदी जी ने कहा था डिजिटल इंडिया का सपना भी देखा था, मेरे ख्याल से इस परिस्थितियों में डिजिटल इंडिया का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन उसमें कमियां आएंगी। प्रोत्साहित कीजिए टीचर को, उसका सम्मान कीजिए कि वो इस परिस्थिति में भी, नई परिस्थितियों में अपने आप को ढालकर और ज्यादा मेहनत करके। मैंने एक फेसबुक पे एक पोस्ट देखी कि एक अपने बच्चे को पालने में छोड़कर टीचर जो है ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रही है। घर में उसके साथ इन लॉज भी रह रहे होंगे, किसी के बच्चे उसको परेशान भी कर रहे होंगे, घर का पूरा वातावरण झेलते हुए टीचर जो है अपने बच्चों को भी ऑनलाइन शिक्षा दे रही है। तो इसका सम्मान किया जाना चाहिए और ऑनलाइन शिक्षा चलती रहनी चाहिए और डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ना चाहिए। देखिए आज जो प्रोग्राम शुरू हुआ तो मुझे भी कनेक्ट करने में कितना टाइम लगा, क्योंकि अभी डिजिटली हम जो है इतने अभ्यस्त नहीं है। ऐसे ही हमारी जज साहिबा को भी वक्त लग रहा है। तो हमारी टीचर्स देखिए कितनी जल्दी अभ्यस्त होकर नए रूप में ढल चुके हैं, तो इसको उनका सम्मान मिलना चाहिए। उनको कोरोना योद्धा, इस समय वो कोरोना की स्थिति में एक योद्धा की तरह लड़कर अपने देश के बच्चों को शिक्षा दे रही है, उनका सम्मान होना चाहिए। और स्कूल खोलने की बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए, शिक्षा चलती रहनी चाहिए, इसका प्रयास। और टीचर्स का रोजगार ना रुके, उनके घर में भी समस्या ना आए। तो जैसे मैंने डीबीटी की बात कही, तो उस पर अभिभावक भी देखिए, उनको स्कूल्स को फीस देनी चाहिए, अपने दृष्टिकोण को बदले, सिर्फ नकारात्मक एंगल से बात ना करें। टीचर भी तो नकारात्मक एंगल से कह सकते हैं कि हम, अगर आप हमें सैलरी नहीं देते तो हम शिक्षा बंद कर देंगे। टीचर से तो एक दिन नहीं कहा, लेकिन अगर आप ऐसे ही उनको अपमानित करते रहेंगे तो कब तक वो अपमान का घूंट पिएंगे? तो मैं कहता इस स्थिति में समझे अभिभावक, टीचर्स के रोल्स की प्रेस करें। और जो शिक्षा इस समय सुरक्षित शिक्षा है वो इस समय ऑनलाइन शिक्षा है। उसके लिए सरकार से हम और बातें कर सकते हैं, जैसे मोबाइल पे काम नहीं हो रहा, हम टैब उसका रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। जैसे डीबीटी की बात है, उससे जो है टैब भी आ सकता है। सरकार से हम लैपटॉप की भी मांग कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज के पास सीएसआर है, वो सारे सीएसआर को इस पे, जैसे पीएम रिलीफ फंड बनाया गया, क्यों नहीं एजुकेशन रिलीफ फंड बनाया जाता है? मैं कहता हूँ देश का बहुत नागरिक आगे बढ़कर पैसा देगा अगर प्रधानमंत्री ये आह्वान करें कि हर बच्चे को मैंने डिजिटल इंडिया बनाने के लिए आज लैपटॉप देना है और टीचर्स जो है ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, तो सभी पीएम चाइल्ड एजुकेशन के केयर फंड में फंड दे। तो मेरे ख्याल से देश के बहुत लोग करोड़ों रुपए जो है एजुकेशन केयर फंड में पैसे देंगे और डिजिटल इंडिया का सपना भी पूरा होगा, बच्चों की आंखें भी प्रभावित नहीं होंगी। और थोड़ा सा 20 लाख करोड़ में से एक अंश शिक्षा को महत्वपूर्ण समझते हुए अगर टीचर्स की सैलरीज के लिए पेरेंट्स को फंड कर दिया जाए, कि जहां उनको दिक्कत है सिर्फ असक्षम पेरेंट्स को, जैसे मैंने बताया 60% तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, 40% में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, आर्मी पर्सनल्स, जो डॉक्टर्स हैं, जो कि आजकल सरकारी डॉक्टर्स हैं, उनका कहीं पर नुकसान नहीं हुआ, ग्रोसरी वालों का नुकसान नहीं हुआ, किसानों का नुकसान नहीं हुआ, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का तो बहुत बढ़िया बिजनेस हुआ है। तो इसका मतलब कितने लोग हैं? 15-20%। तो एक सही आंकलन कर अगर सरकार सकारात्मक सोच रखते हुए और नवीन सोच रखते हुए और सौतेला व्यवहार ना करते हुए प्राइवेट स्कूल के टीचरों के साथ और बच्चों के साथ नई नीति का निर्माण करेगी, इस नीति को छोड़ना पड़ेगा। अब शिक्षा नीति में नए जो है आपको वक्त आ गया नई सोच के लिए। तो मेरे ख्याल से डिजिटल इंडिया का सपना भी इसी परिस्थितियों में पूरा हो जाएगा। डिजिटल इंडिया कब पूरा होगा नायक साहब? जब देश का बच्चा डिजिटल होगा। बूढ़े व्यक्ति को डिजिटल करने से डिजिटल इंडिया नहीं बनेगा। तो नहीं आज वक्त है
हर बच्चे को लैपटॉप देने के लिए योजना पर विचार किया जाए कि किस प्रकार एक पीएम चाइल्ड एजुकेशन केयर फंड की अनाउंसमेंट करे नरेंद्र मोदी जी, जिससे जो है एक एक बच्चे के पास लैपटॉप पहुंचे और जो है डीबीटी करे एजुकेशन में, जिससे एक एक टीचर की सैलरी ना रुके। देश के बच्चों की शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। अगर इस पैन में शिक्षा रुकी तो देश बहुत पीछे चला जाएगा। ये वक्त है देश को आगे लाने का, और उसका एक ही तरीका है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, के पेरेंट्स को फंड दे और बच्चों को लैपटॉप दे। हमारे अखिलेश जी ने यंग बच्चों को लैपटॉप दिए थे, तो मैंने उस समय कहा था काश इन बच्चों की भी वोट होती, क्योंकि उनकी वोट थी तो उनको लैपटॉप मिले। अगर इनकी भी वोट हो तो आप तो बहुत बड़े शिक्षाविद हैं कि कितने साल के बच्चे का दिमाग विकसित हो जाता है। आज बच्चा भी सोच रहा है बिल्कुल कि अभिभावक मेरे लिए क्या सोच रहे हैं। अभिभावकों की मजबूरी है, उनके पास, मैंने कहा, फाइनेंशियल क्राइसिस है। मैं हमेशा अभिभावकों की बात करता हूँ। सरकार को इस समय सारे प्रोजेक्ट और छोड़ दे, जो अननेसेसरी प्रोजेक्ट है उसमें पैसा ना लगाकर बच्चों को एक एक लैपटॉप प्रोवाइड करे और पेरेंट्स को डीबीटी करे, ताकि शिक्षा को इस समय मजबूत कर रहा है। किसी भी परिवार में अच्छा बच्चा अगर अच्छा शिक्षित हो जाता है तो वो परिवार अपने प्रदेश में, अपने इलाके में अग्रणी परिवार बन जाता है, विकसित परिवार बन जाता है। तो देश को विकसित करना है, देश को डेवलप करना है, तो डिजिटल इंडिया का सपना पूरा करने का ये वक्त है। डीबीटी की जाए और एक एक बच्चे को लैपटॉप दिया जाए, ताकि इस देश को हम यूरोपीय देशों के साथ, इस समय सभी देशों में संकट है, जो अच्छी नीति बनाएगा। आज हम पिछली सरकारों को देश दे रहे हैं, उन्होंने क्या किया। आज मोदी जी पे वक्त है मेक इन इंडिया बनाने का, डिजिटल इंडिया बनाने का। जितने उन्होंने नारे दिए इस परिस्थितियों में बन सकते हैं। बाकी कामों को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दे, नहीं बनेगी किसी क्षेत्र की नालियां, चल जाएगा। बहुत देश से हम गंदगी से जूझ रहे हैं, नहीं बनेंगी 1-2 साल सड़कें, उसको भी सहन कर लेंगे, लेकिन बच्चों की शिक्षा के साथ समझौता नहीं होना चाहिए, डिजिटल इंडिया के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। ये सही वक्त है सही निर्णय लेने का और इच्छा शक्ति दिखाने का। मैं मोदी जी से आह्वान करता हूं कि अपनी इच्छा शक्ति को दिखाएं। आपने बहुत बड़े 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 निर्णय किए हैं, इस समय ये निर्णय करें कि फंड द पेरेंट्स और एक एक बच्चे के हाथ पे लैपटॉप पहुंचा दे, उसकी शिक्षा को वंचित ना रहने दे, उसके शिक्षकों को जो है अपनी पगार से वंचित ना रहने दे। फिर देखें ये शिक्षक कैसे इस देश का, नव भारत का निर्माण करके दिखाते हैं। बिल्कुल सही कहा कुलभूषण जी। शिक्षा बंद नहीं होना चाहिए। हम लोग अभी भी यही कहते हैं कि स्कूल बंद है, इंफ्रास्ट्रक्चर बंद है, लेकिन शिक्षक के माध्यम से शिक्षा जारी है। और वो शिक्षक जब तक उसके सांस है तब तक वो शिक्षा प्रदान करती रहेगी। और जो दो पहलू की बात हम कर रहे हैं, पेरेंट्स को डीबीटी देने की बात और सभी बच्चों को एक लैपटॉप देने के बाद, जो जिसमें कि ऑनलाइन एजुकेशन प्रक्रिया चालू रह सके, जो छोटे मोबाइल से स्क्रीन से प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम ना हो। आई थिंक ये सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। और सिर्फ ये नारा लगाना मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया सिर्फ बोलने की बात नहीं होनी चाहिए, उसको कर दिखाने के समय आया है। ये गुजारिश है हम सभी शिक्षकों के तरफ से भारत के प्रधानमंत्री को कि ये चीज जरूर इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाए और ये शिक्षा की जो प्रदान हो रही है, शिक्षकों की मान मर्यादा को कायम रखा जाए। मैं अभी हमारे जज साहिबा को एक सुझाव और देना चाहूंगा कि आज बहुत अच्छा हमने चर्चा की कि जिस प्रकार से हम बुक बैंक की बात करते थे पहले, आज एक लैपटॉप बैंक होना चाहिए। लैपटॉप बैंक कि जिनके पास भी पुराने लैपटॉप पड़े हैं वो भी डोनेट करें और CSR से भी लैपटॉप खरीदे जाएं। और जिस प्रकार आज वेंटिलेटर बनाए जा रहे हैं कंपनियों के थ्रू, क्योंकि आने वाले समय में शायद उनकी जरूरत है, मैं कहता हूँ आने वाले समय में लैपटॉप की भी जरूरत है बच्चों के हाथ में। डिजिटल इंडिया के लिए लैपटॉप बैंक बनाया जाए। हमारे बहुत सारे इंजीनियर जिन्होंने IT की है, मैं से कुछ NGOs को भी जानता हूँ कि अगर आप पुराने लैपटॉप दे दें तो वो फ्री में सही कर वो गरीब बच्चों तक भी पहुंचा देते हैं। तो इस तरह की योजनाएं भी बनाई जा सकती हैं कि किस प्रकार एक एक बच्चे तक लैपटॉप पहुंचे। इस समय हमारा सपना इस परिस्थितियों में ये होना चाहिए कि एक एक बच्चे के हाथ तक लैपटॉप पहुंचाना। मैं अभी जज साहिबा को रिक्वेस्ट करूंगा, आमंत्रण करूंगा कि उनके आखिरी ये चीज बताएं कि ये जितने भी इल्जाम लगे थे कुलभूषण शर्मा जी के ऊपर, वो बरी हुए कि नहीं। नमस्कार डॉक्टर नायक। नमस्कार मैम। नमस्कार डॉक्टर शर्मा। हाँ नमस्कार मैम।
नमस्कार। हमने तो आपकी अदालत और बहुत सारी अदालतें टीवी पे देखी, पर पहली बार हम टीचर्स की अदालत देख रहे हैं और खुशी हो रही है कि हम कुछ टीचर्स मिलकर हम सब यहाँ प्लेटफॉर्म पे हैं, जो हम शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं और शिक्षकों के बारे में बात कर रहे हैं। हम हमेशा शिक्षक के बारे में कम बात करते हैं। अभी कोविड जब से आया है तब से हम पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, कभी भी हमने टीचर्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करी। हालांकि हमें पता था कि टीचर्स पीछे हैं, टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, टीचर्स परेशान हैं क्योंकि सुबह से शाम तक उनको क्लासेस लेनी है, परंतु लैपटॉप्स और टेक्नोलॉजी में माहिर नहीं है। परंतु टीचर्स खड़े हुए और उन्होंने धीरे धीरे करके अपने आप को टेक सावी बना लिया और अब देखिए आप कितनी बढ़िया तरीके से क्लासेस चल रही हैं। हाँ, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कहीं इंटरनेट की प्रॉब्लम्स है, किसी के पास लैपटॉप नहीं है, कोई बात नहीं, परंतु ये जो डिस्कशन है टीचर्स और टीचर्स एजुकेशन के बारे में, ये एटलीस्ट सेंटर स्टेज आई है। और आज इस माध्यम से हमें मालूम हुआ कि लोग खाली एजुकेशन के बारे में नहीं बात कर रहे, परंतु एक टीचर्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। दूसरी बात, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल बिकमिंग इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, पायलट्स। Teachers are center stage and they should be given the right attention. Dr. Sharma explained the government policies very clearly. He talked about the vision. He said that he has submitted a vision to the government. Some parts of it was very clear, but it is a request to Dr. Sharma to kindly share that vision with us. That vision should be shared with teachers so that teachers are a part of that vision. They should know what is in that vision, what has gone into it, so that they can also talk about this particular vision. Dr. Sharma suggested direct transfers to parents. I think that is indeed a very good step. That's a good suggestion. Because when he said that, that means the fees will be paid to the school. And once the fees is paid to the school, our teachers will be well looked after. The school will also be well looked after. And not just teachers, but also support staff and other staff in the school will be taken care of. And therefore, there will be no difficulty on any side. And our teachers will be motivated. They will be able to teach even better. Can you imagine teachers teaching with a worry that they are not going to get a salary? They're not going to be able to feed their families or take care of the rent. So that is also important. And I'm very happy to say that Dr. Sharma has stressed on an important point as direct transfers to parents and not to management. Congratulations to him for that particular point. He's also talked about COVID and clash of policies. COVID is there, but policies are unclear. Teachers have no idea about these policies. This is a clash between difficulties that COVID has brought, and there's a clash between necessity. And therefore, the policies must be made clear, and teachers must not be made to suffer. Dr. Sharma has been very kind and he has been very pro-teacher, and he has emphasized the fact that whatever policies that have come, whatever steps that have been taken, teachers should not suffer in any which way. And we are very happy with that statement, Dr. Sharma. He also said that Rashtra Guru ka सम्मान मिलना चाहिए टीचर्स को. इस समय डॉक्टर्स को इतना सम्मान मिल रहा है, पुलिस को सम्मान मिल रहा है, टीचर्स को भी बीच में हमें सम्मान देना चाहिए, उनको वापस उनका सम्मान लौटाना चाहिए. जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी में टीचर्स के सम्मान के बारे में ज्यादा बात करें, ज्यादा उसके बारे में चर्चा करें, ताकि टीचर्स का सम्मान पेरेंट्स को भी पता पड़े और हर जगह मालूम हो कि टीचर्स का इस पूरे देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में कहाँ इनका सहयोग है. बिना टीचर्स के
राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता है, परिवार निर्माण नहीं हो सकता है, बच्चे का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए टीचर्स को हर पॉलिसी में कहीं बीच में होना चाहिए, ताकि हर बात होती है, हर डॉक्टर्स की बात हो रही है, नर्सेस की बात हो रही है, ट्रैवल एजेंट्स की बात हो रही है, परंतु कहीं भी टीचर का नाम नहीं दिख रहा है। और अभी जो बेसिक हमने देखा कि बहुत सारे जो lot of money was given to a lot of people, if I could say. There was a major discussion where a lot of industries were provided help. Nowhere did education have a name in it. They had no place in it. I would ask Dr. Sharma to kindly take this matter up further, which he has already. This has been a very good manthan. You know, when Dr. Sharma spoke about, parents, he spoke about teachers, he spoke about children. This is the time to hold on tight, because this is the time when the teacher has come center stage, not because of policy, but because of COVID. COVID has brought the teacher into the forefront, and therefore this manthan should be continued. This should be continued, and this will happen only when teachers की तरफ ध्यान जाएगा. Next, he spoke about बच्चे को केंद्र में रखना है. Along with teachers, बच्चों को भी केंद्र में रखना है. Child centered policy है, साथ-साथ teacher policies भी साथ-साथ चलनी चाहिए. He also said that जो गुरु है, हमारा गुरु को हम इस समय काफी कुछ चर्चा हुई है कि जो गुरु हैं उनको काफी कुछ ब्लेम किया गया है, या उनकी क्लासेस लेने पे कुछ लोगों को आपत्ति हुई है, या भाषा प्रयोग पे आपत्ति हुई है. परंतु डॉक्टर शर्मा ने कहा कि ये समय था जब टीचर्स एकदम से एकजुट होके टेक्नोलॉजी को उन्होंने अपनाया, और इमीडिएटली उन्होंने हर घर के कमरों में बच्चों के लिए लेसन्स प्रोवाइड किए. So when he says गुरु को बिल्कुल ब्लेम नहीं करना चाहिए, बल्कि गुरु को आगे लेकर जाना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए, ना कि पेरेंट्स हो या किसी को भी इतना हक नहीं होना चाहिए कि टीचर्स को किसी तरीके ब्लेम करना चाहिए. He also said to teachers, there was a message for teachers. Teachers should be very kind, they should be cool-minded, and with cool mind, they should explain to the parents, because parents are also under a lot of stress. Their stresses are different, and therefore the teacher as a guru should explain to the parents. They should be cool-minded, they should be calm and explain what is the problem using technology, what is the problem if salaries are not given, and therefore the teachers can act as a medium to talk to parents. I would also say that he said teachers की आवाज सुनो, teachers की आवाज सुनो, परंतु डॉक्टर शर्मा teachers की आवाज के लिए you will have to help us. You will have to help teachers to raise their voices. First of all, अगर आप policy share करते हैं, आप जो भी teachers के बारे में या teachers से जो effect होता है वो policy के बारे में अगर उसकी चर्चा हो, देखिए teachers बहुत busy रहते हैं, उनके पास बच्चों का corrections, examination, assessment, पढ़ाई, lesson plans, उसमें इतने व्यस्त होते हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं है. परंतु एक ये हैबिट बनानी चाहिए कि जितनी पॉलिसीज होती हैं ये हम टीचर्स के पास लेकर जाएं, और शायद आप इसमें हमें मदद कर सकते हैं. जो आपने एक लास्ट पॉइंट किया था, टीचर्स को कैसे आगे बढ़ाना है, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, कि आप डायरेक्ट ट्रांसफर से हेल्प करें कि हर बच्चे के पास laptops ho, technology ho, till the last mile, till the last edge, every child should have a laptop. And you suggested that each child should have. I would also recommend and request you that each teacher should also have a laptop and a internet connection. And everything you said, Dr. Sharma, was indeed very useful. It was meaningful. और उससे हमें सबको इतना प्रभाव पड़ा है क्योंकि एक टीचर की एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला है
डिस्कस करने के लिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि विजन डॉक्यूमेंट आपने जो भेजा है, प्लीज उसको अगर आप ऑनलाइन हम सबके साथ शेयर करें, टीचर्स के साथ, they will know what it is. And two, please take it up with the government that no salaries should be cut, teachers' security should be maintained, teachers' respect and regard for teachers should be maintained, and persons like you who work in so many places and have a lot of reach with the government should take up the cause of teachers. Thank you so much. डॉक्टर कुलभूषण शर्मा जी, ये हम बताना चाहेंगे कि सारे भारत की शिक्षक की आवाज पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको सारे भारत की शिक्षकों की जो भी गुहार है, जो भी बात करना है, सरकार तक पहुंचाने की मदद करनी पड़ेगी। ये मंथन जारी रहेगी। इस फोरम, ये फोरम शिक्षकों का फोरम है, ये मंथन होनी चाहिए। हमने शुरू किया है, ये मंथन जारी रहेगा। शिक्षक और बच्चे दोनों हम चाहेंगे कि केंद्र में हम उनको रखें, और गुरु को हमेशा सम्मान मिलनी चाहिए। सम्मान किसी भी तरह से हानि नहीं होनी चाहिए। उसके लिए अगर ऐसे कोई भी परिस्थिति आए, उसकी आवाज बहुत बुलंद होगी। सारे भारत में यही एक अरमान है कि शिक्षक सभी लोगों को बनाता है, और अगर हम शिक्षक की मान नहीं कर पाए तो इस जीवन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो मैं ये कुलभूषण शर्मा जी जो आज हमारे मुल्जिम के हिसाब से यहाँ पे शिक्षक के बारे में अपने कार्य जो करने के लिए जो एक वातावरण हो रहा था, जो वार्तालाप हो रहा था, हम ये कहना चाहेंगे कि आज के सभी प्रश्न से बरी किए जाते हैं, और उन्होंने सही तरीके से सभी शिक्षकों को उनके मान रखने की सभी परियोजना की है। जैसे जज साहिबा का कहना है कि जो विजन डॉक्यूमेंट सरकार के पास गई है, जरूर ये शिक्षकों को साझा किया जाए, और ताकि इनमें और जोश आए कि सही नेता के हिसाब से, एक शिक्षक के लीडर के हिसाब से जो कुलभूषण शर्मा जी आज काम कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय है। और पूरी फोरम, सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट एजुकेशन, जो सारे भारत में करीबन 700-800 स्कूल्स इसमें जुड़े हैं, और करीबन 5000 स्कूल प्रिंसिपल्स और 15,000 शिक्षक जो इसमें जुड़े हैं, ये इन सभी शिक्षकों के जरिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप हमारे इस सम्मान के लायक हैं कि इस शिक्षकों की जो बागडोर संभाले हैं, शिक्षक जो काम कर रहे हैं, शिक्षक जो परिश्रम कर रहे हैं दिन भर, उनकी आवाज आपको कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचाना है। वो मेड इन इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, या डीबीटी के बारे में जो प्रावधान है, उसके लिए हम आपके साथ हैं। ये जो परियोजना आपने करी है निशा के तरफ से हम ये बताना चाहेंगे कि सीईडी फाउंडेशन जो एक शिक्षक फोरम है, जो एक प्रिंसिपल फोरम है, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। और इसी के साथ हम कुलभूषण शर्मा जी को आज के इस मुकाबला, ये इस अदालत से, इस जो आपके ऊपर ये जो लांछन, ये जो प्रतिक्रिया थी, उससे आपको पूरी तरह से बरी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुलभूषण शर्मा जी, आपका आज आप इन सभी शिक्षकों के साथ जुड़ने के लिए आपको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से आगामी भविष्य में यही आशा करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत नमस्कार सर। आखिरी एक सॉन्ग आपके लिए। गुजर जाएगा। नायक सर, मैं लास्ट में ये बात कहना चाहूंगा कि बरी एक मिनट फिरदौस, एक मिनट। कि जो मैंने यहाँ पर बातें कही हैं शिक्षकों के फेवर में, और जो जज साहिबा ने भी कहा है कि विजन डॉक्यूमेंट जो हमने गवर्नमेंट को भेजा वो शेयर करें, तो वो मैं आपको शेयर भी करूंगा, और शिक्षकों की हर समस्या को पहुंचाने का मैं वादा करता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बिना बच्चे को केंद्र में रखे और बिना शिक्षक की स्कूल की कल्पना ही नहीं की जाती। स्कूल सिर्फ एक ईंट मिट्टी गारे का एक भवन होता है। शिक्षक और बच्चे और शिक्षा से ही ये बनता है। तो मेरा आपसे वादा है कि जो बातें मैंने कही हैं शिक्षकों की और बच्चों की और शिक्षा की, वही हम सरकार को पहुंचाते हैं। अब हम शेयर भी करेंगे, और आप सबसे भी उम्मीद करेंगे कि हम सब मिलकर जो है नव भारत का निर्माण करने में सब परस्पर सहयोग से प्रयास करें। जय भारत, जय हिंद, जय नव भारत। गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है, मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा।
जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। कभी न कभी हकीकत लेती है इम्तिहान, पर खरे उतरने की नसीहत देती भी तो है हाँ। बिन कहे कभी न कभी हकीकत लेती है इम्तिहान, पर खरे उतरने की नसीहत देती भी तो है हाँ। उधड़ा जो पड़ा साहस ये सिल जाएगा, देखते ही देखते राह से तो खिल पाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। बंदे आए समा गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। बंदे आए समा गुजर जाएगा। बाजार खाली, सड़कें सूनी, मोहल्ले वीरान है। बाजार खाली, सड़कें सूनी, मोहल्ले वीरान हैं। खौफ बरपा है, हर तरफ लोग हैरान हैं। ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया, ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया। मगर नासमझ है जो इंसान को हराने आया। इतिहास गवाह है, ये मसला भी सुलझ जाएगा। इतिहास गवाह है, ये मसला भी सुलझ जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है गुम हुआ है, टूटा नहीं। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है गुम हुआ है, टूटा नहीं। यही जज्बा फिर असर लाएगा, फिर उभर आएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी एजुकेटर्स, स्कूल लीडर्स जो आज जुड़े थे आज इस टीचर्स की अदालत में। मैं सभी को धन्यवाद करता हूं। मैडम विनीता खेर को जो आज जज शाहिबा थी इस एपिसोड के लिए, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। और स्पेसिफिकली डॉक्टर कुलभूषण शर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस प्रोग्राम में शरीक हुए और यही आशा करता हूं कि शिक्षक हमारी नींव है। हम शिक्षकों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज सबको, आप सीईडी परिवार की तरफ से। नमस्कार।